एक ऐसा खास खजाना जो कभी खत्म नहीं होता और जिसे भी वो मिल गया वो कहलाता है लुटेरों का बादशाह। अब एक लड़का जो कि निकल पड़ता है उस खजाने को ढूंढने के लिए, लेकिन रास्ता उतना आसान नहीं होता जितना लगता है, क्योंकि पूरी दुनिया ही उस खजाने के पीछे पड़ी हुई है। यहाँ तक कि सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि कुछ ऐसे क्रिएचर जो कि ना तो पूरी तरह इंसान है और ना ही पूरी तरह मछली, और कुछ के पास तो बहुत खतरनाक मैजिकल पावर्स भी है। अब देखना ये होगा कि कौन पाएगा इस खजाने को और कितने मासूमों की जान इसमें जाने वाली है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। इन टुडेज वीडियो कहानी शुरू होती है आज से 22 साल पहले। पूरी दुनिया के सामने गोल्ड रैगर की मौत होने वाली थी, जिसे पायरेट किंग कहा जाता था, मतलब लुटेरों का बादशाह। नेवी मतलब मरीन ने उसे पकड़ लिया था ताकि उसे मारकर लोगों के दिलों में डर बैठाया जा सके और लुटेरे इस दुनिया से कम हो जाए या फिर खत्म ही हो जाए। लेकिन गोल्ड रोगर के पास एक आखिरी प्लान था। उसने मरने से ठीक पहले एक ऐसी बात कही जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। उसने कहा कि मेरा आज तक का खजाना जो कि समुद्र में छुपा हुआ है, मैंने सब कुछ एक जगह पर छोड़ दिया। जो भी उसे ढूंढ लेगा वो अगला लुटेरों का बादशाह बनेगा। अब इतना सुनते ही सारे इंसान निकल पड़ते हैं उस खजाने को ढूंढने के लिए, लेकिन तभी गोल्ड रेगर की मौत हो जाती है, उसे मार दिया जाता है। लेकिन इन्हीं बातों ने लुटेरों का एक ऐसा एरा को जन्म दे दिया था जो कि सालों तक खत्म नहीं होगा। हर कोई निकल पड़ा है उस खजाने की तलाश में, जिसे इस वेब सीरीज में कहा गया है वन पीस। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा इस दुनिया के बारे में समझते हैं। वन पीस की दुनिया हमारी नॉर्मल दुनिया से बिल्कुल अलग है। यहाँ ज्यादा हिस्से में समुद्र है, बीच में एक पहाड़ जैसी दीवार है जिसे रेड लाइन कहते हैं, और उसके साइड में है ग्रैंड लाइन, एक ऐसा समुद्र जहाँ बहुत खतरनाक क्रिएचर और अजीबोगरीब टापू मतलब आइलैंड मौजूद है। और इस पूरी दुनिया को सिर्फ एक ही गवर्नमेंट चलाती है, जिसे वर्ल्ड गवर्नमेंट कहा गया है। अब हम प्रेजेंट में आते हैं। 22 साल बाद अब तक उस खजाने को कोई ढूंढ नहीं पाया। हम मिलते हैं हमारे हीरो मंकी डी लूफी से, जिसका शुरू से सिर्फ एक सपना है, लुटेरों का बादशाह बनना। लेकिन ट्विस्ट ये है कि ना तो उसके पास कोई जहाज है और ना ही कोई टीम जो कि उसका इस सफर में साथ दे सके। हालत तो ये थी कि लूफी जिस छोटी सी नाव में सवार था उसमें सुराग होने की वजह से वो भी डूबने लगती है, और खुद को बचाने के लिए एक लकड़ी के ड्रम में वो छुप जाता है। और ये ड्रम बहते बहते पहुंचता है एक खतरनाक पायरेट शिप के पास, जिसकी कप्तान है अलविदा, एक ऐसी औरत जो कि अपने सामने किसी भी खूबसूरत चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अलविदा ने अभी एक छोटी सी बोट पर हमला किया और वो उसका सामान लूट रही है। इसी बीच में लूफी का ड्रम भी गलती से अलविदा की शिप पर चला जाता है। वहीं पर अलविदा एक नाम लेती है, रोरो नोज़ोरो। इसे पायरेट हंटर कहते हैं, मतलब लुटेरों का शिकारी। कहा जाता है कि जोरो बड़े बड़े लुटेरों को मारकर उनके जो सर पे इनाम होता है उसे पाता है। अब अलविदा को लग रहा था कि खतरनाक पायरेट हंटर मतलब जोरो अब उसके पीछे है, लेकिन उसे झटका लगता है जब उसे पता चलता है कि जोरो की लिस्ट में उसका नाम ही नहीं है। अब ये उसके लिए बेइज्जती थी। जब वो अपनी बेइज्जती महसूस करती है तो अलविदा गुस्से में पागल हो जाती है और अपने ही आदमी को मार देती है। वहीं पर हम मिलते हैं कोबी नाम के एक डरपोक लड़के से, जिसका काम होता है अलविदा की झूठी तारीफ करना कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है और इस शिप की साफ सफाई करना। शाम को लूफी उस ड्रम से बाहर निकलता है क्योंकि अब तक वो सो रहा था, लेकिन कोबी उसे देख लेता है और डर जाता है, पर लूफी बिल्कुल शांत होता है। कोबी उसे बताता है कि ये खतरनाक लुटेरों की शिप है, लेकिन लूफी हंसते हुए कहता है तो क्या हुआ, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं भी एक लुटेरा हूँ। कोबी को यकीन ही नहीं होता क्योंकि लूफी कहीं से भी शैतान नहीं लग रहा था। कोबी को लगता है कि सारे लुटेरे बुरे होते हैं, लेकिन यहीं पर लूफी एक बहुत बड़ी और गहरी बात कहता है, जरूरी नहीं कि हर लुटेरा बुरा ही हो। अब हम जाते हैं 10 साल पीछे, लूफी के बचपन में। वो वाइंडमिल विलेज में रहता है और कैप्टन शांक नाम के एक लुटेरे का वो बहुत बड़ा फैन है। लूफी को लुटेरे बनने का इतना जुनून था कि शांक को अपनी बहादुरी दिखाने के लिए उसने चाकू से अपना ही गाल काट लिया था। शांक उसे कहता है कि वो अभी बहुत छोटा है और कमजोर है, पर लूफी ने ठान ली थी कि वो एक दिन सबसे बड़ा लुटेरा बनेगा। अब हम वापस प्रेजेंट टाइम में आते हैं। अब बातों ही बातों में लूफी गलती से शिप का घंटा बजा देता है और पूरी टोली जाग जाती है। अलविदा गुस्से में आकर चिल्लाने लगती है और लूफी को देखकर उसका मजाक उड़ाती है, लेकिन जब एक आदमी लूफी को गोली मारता है
तो वो गोली लूफी के शरीर से टकराकर वापस पलट जाती है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। अब अलविदा पूरी ताकत लगाकर उस पर हमले करती है, पर लूफी हर बार बच जाता है। पर तभी लूफी अपने हाथ को पीछे खींचकर एक जोरदार मुक्का मारता है। अलविदा हवा में उड़ जाती है और बहुत दूर जाकर गिरती है। ये देखकर अलविदा की टोली हैरान रह जाती है। अब इसीलिए लूफी कोबी को लेकर वहां से निकल जाता है। कहानी अब एक दूसरे आइलैंड पर पहुंचती है, जहां हम पहली बार देखते हैं रोरो नोवा जोरो को। वो एक कब्रिस्तान के पास बैठा है। वहीं पर मिस्टर 7 नाम का एक असिस्टेंट आता है, जो जोरो को अपने ग्रुप में शामिल होने का ऑफर देता है। पर जोरो सीधा मना कर देता है, क्योंकि वो किसी के नीचे काम करना पसंद नहीं करता था। जोरो के मना करने पर मिस्टर 7 को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन जोरो अपनी तलवारों से मिस्टर 7 को बीच से काट कर मार देता है। अब अगली सुबह कोबी हैरानी से पूछता है कि लूफी का शरीर इतना रबड़ जैसा क्यों है। कहानी फिर से 10 साल पीछे जाती है, जब लूफी गुस्से में बैठा था क्योंकि शांग ने उसे समुद्र में ले जाने से मना कर दिया था। इसीलिए वो अंदर जाता है, जहां उसे एक बॉक्स के अंदर एक खास फल मिलता है। अब उसे भूख काफी लग रही थी, इसीलिए लूफी उस पूरे फल को खा जाता है। लेकिन ये कोई मामूली फल नहीं था, बल्कि एक डेविल फ्रूट था। इसे खाते ही लूफी का शरीर रबर का बन जाता है, लेकिन इसका एक नुकसान भी था। अब वो कभी भी समुद्र में तैर नहीं पाएगा। अब हम वापस प्रेजेंट टाइम में आते हैं। लूफी बताता है कि उसे एक ग्रैंड लाइन जाना है, जहां वन पीस है, लेकिन उसके पास कोई नक्शा मतलब मैप नहीं है और ना ही उसे कोई रास्ता पता। कोबे बताता है कि उसका सपना नेवी यानी मरीन में ज्वाइन करना है। तो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो सबसे करीब मरीन बेस जाएंगे, जहां लूफी को नक्शा मिल जाएगा और कोबे नेवी ज्वाइन कर लेगा। इसी बीच हम मिलते हैं इस सीरीज की एक और मेन कैरेक्टर से, नामी। नामी एक बहुत ही शातिर चोर है। अपने दिमाग से वो कुछ पायरेट्स का बेवकूफ बनाकर उनकी शिप और खजाना लूट लेती है। नामी को नक्शे की बहुत अच्छी समझ होती है और वो अकेले ही समुद्र में निकल पड़ती है। लूफी और कोबे पहुंचते हैं शेल टाउन, जहां 153वां मरीन बेस है। भूख मिटाने के लिए वो दोनों एक बार में जाते हैं खाना खाने के लिए, लेकिन इत्तेफाक देखिए वहां नामी और जोरो पहले से मौजूद थे। तभी वहां पर हम मिलते हैं हेलमेप्पो से, जो मरीन कैप्टर मॉर्गन का बिगड़ा हुआ बेटा है। एक छोटी बच्ची रिका जोरो के लिए प्यार से राइस बॉल लेकर आती है, लेकिन हेलमेप्पो उन्हें कुचल देता है। जोरो उस बच्ची की मेहनत देखकर वो मिट्टी वाले राइस बॉल ही खा लेता है और हेलमेप्पो को सबके सामने उस लड़की से माफी कहने को बोलता है, लेकिन वो नहीं मानता और इनकी फाइट होती है। लेकिन जोरो के लिए हेलमेप्पो को हराना मामूली सी बात थी, लेकिन वहां पर मौजूद और भी मरीन्स थे जो कि जोरो पर टूट पड़ते हैं, पर जोरो अकेला ही सबकी धुलाई कर देता है। इन सब हंगामे का फायदा उठाकर नामी एक मरीन ऑफिसर को बेहोश कर देती है और उसकी यूनिफॉर्म चुरा लेती है ताकि वो बेस के अंदर घुस सके। लूफी जोरो की फाइट देखकर फिदा हो जाता है। दूसरी तरफ अब जोरो को कैप्टन मॉर्गन से मिलाया जाता है। मिस्टर 7, जिसे जोरो ने मार दिया था, अब उसकी बॉडी लेकर बदले में वो उसका इनाम मांगने जाता है। लेकिन मॉर्गन एक शातिर इंसान है। वो जोरो को लालच देता है कि वो नेवी ज्वाइन कर ले, पर जोरो मना कर देता है। अब जैसे जोरो ने काफी मरीन पर हमला किया था, इसीलिए मॉर्गन उसे सजा के तौर पर 7 दिन तक बिना खाए पिए धूप में बांध देता है और उसके बाद जो भी उसका इनाम निकलता है, क्योंकि उसने मिस्टर 7 को मारा था, वो उसे दे दिया जाएगा। अब जोरो जुबान का पक्का होता है तो वो भी मान जाता है। लेकिन लूफी गटर के रास्ते से बाप मैदान में पहुंचता है, जहां पर जोरो बंधा हुआ था। वो जोरो के पास आता है और उसे अपनी टीम मतलब टोली में ज्वाइन होने का ऑफर देता है। जोरो साफ कहता है, मैं लुटेरों का शिकार करता हूँ, उनके साथ काम नहीं करता। लेकिन जब लूफी उसके सपने के बारे में पूछता है कि तुम्हारा क्या सपना है, तो जोरो बताता है कि वो दुनिया का सबसे महान तलवारबाज बनना चाहता है। अब लूफी का जैसे खुद एक सपना था लुटेरों का बादशाह बनना, इसीलिए वो जब भी किसी का सपना सुनता है, किसी का मिशन सुनता है, तो वो काफी भावुक हो जाता है और इसीलिए वो यहाँ पर जोरो को आजाद कर देता है। अब इसी बीच नामी मरीन की यूनिफॉर्म पहनकर बेस के अंदर घुस जाती है। उसे पता चलता है कि ग्रैंड लाइन का नक्शा मॉर्गन के ऑफिस की तिजोरी में है। तभी वहां पर लूफी भी टपक पड़ता है। अब लूफी नामी को भी अपनी टोली में ज्वाइन होने का ऑफर देता है, पर नामी भी उसे मना कर देती है। लेकिन तभी वहां पर मॉर्गन आ जाता है। अब नामी थोड़ी चालाक है,
वो मॉर्गन के सामने एक्टिंग करती है कि वो लूफी को पकड़ कर लाई है ताकि वो बच सके। अब लूफी भी उसका इस एक्टिंग में साथ देता है और इसी बहाने नामी तिजोरी की चाबी भी चुरा लेती है। जब ये दोनों तिजोरी खोलने की कोशिश करते हैं, कैप्टन मॉर्गन को पता चल जाता है कि ये दोनों ही बहरूपी हैं। वो वहाँ अपनी भारी भरगम एक्स हैंड लेकर आता है, मतलब उसका एक हाथ नहीं होता, और उसने उसकी जगह पर अपनी एक एक्स लगा रखी थी जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक थी। अब लूफी अपनी पूरी ताकत से तिजोरी को उखाड़ता है जिससे ये दोनों बाहर गिर जाते हैं। बाहर बहुत सारी मरीन होती है जो कि इन्हें पहले से ही घेर लेती है। अब ये दोनों उनसे खूब फाइट करते हैं। तभी दूर से जोरो भी ये देख लेता है। अब लूफी ने जोरो की मदद की थी उसे आजाद करके, तो इसीलिए वो भी मरीन पर हमला कर देता है। जोरो अपनी 3 तलवारों के साथ मैदान में उतरता है। लूफी, जोरो और नामी मिलकर मॉर्गन और उसकी सेना की खूब धुलाई करते हैं। मॉर्गन जैसा खतरनाक और ताकतवर इंसान इन तीनों का सामना एक साथ नहीं कर सकता था। लूफी और जोरो नक्शे वाली तिजोरी लेकर निकल जाते हैं। हेलमेप्पो, मॉर्गन का बेटा, उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर हमारा डरपोक को भी आज बहादुर बन जाता है और वो उसे एक जोरदार मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। को भी लूफी के साथ नहीं जाता क्योंकि उसका सपना एक अच्छा मरीन बनना है। लूफी मुस्कुराकर उसे अलविदा कहता है। ये एक दोस्ती की शुरुआत होती है जो कि आगे जाके बहुत काम आएगी। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। 2 बड़े खतरे लूफी के अब पीछे पड़ चुके हैं। वाइस एडमिरल ग्रैप, नेवी का सबसे खतरनाक ऑफिसर, जिसे पता चल चुका है कि एक टोपी वाला लड़का नक्शा लेकर भाग गया और यही वो इंसान है जिसने पहले वाले लुटेरों के बादशाह मतलब गोल्ड रेगर को पकड़ा था। और दूसरा बगी द क्लाउन, एक अजीब और खतरनाक लुटेरा जो कि एक जोकर है और वो कब से उस नक्शे के पीछे पड़ा है। अब देखना ये है कि क्या लूफी खुद को और नक्शे को इन जालिमों से बचा पाएगा। आगे की कहानी बहुत मजेदार होगी। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। अब एपिसोड 2 की शुरुआत होती है और कहानी 10 साल पहले चलती है, जहां हम छोटे लूफी को देखते हैं जो अपनी नई नई रबर वाली पावर्स की प्रैक्टिस कर रहा था। तभी मकीनो उसे समझाती है कि डेविल फ्रूट ने उसे ताकत तो दे दी है, लेकिन इसके बदले में एक बहुत बड़ी कीमत भी ली है। अब वो कभी तैर नहीं पाएगा। एक लुटेरे के लिए समुद्र में ना तैर पाना मौत के बराबर है। इसी बीच लूफी को ये पता चलता है कि शांक अब ये गांव छोड़कर जा रहा है और शायद वो कभी वापस नहीं आएगा। लूफी का दिल टूट जाता है क्योंकि वो शांक्स को अपना हीरो मानता था। अब हम वापस प्रेजेंट टाइम में आते हैं। लूफी के बार बार डिस्टर्ब करने के बाद भी नामी उस तिजोरी को खोलने में कामयाब हो जाती है। उसके अंदर वही चीज थी जिसके लिए इतना हंगामा हुआ, ग्रैंड लाइन का नक्शा। लूफी को जियोग्राफी का जी भी नहीं पता था, मतलब उसे नक्शों की कोई जानकारी नहीं थी। तो नामी उसे समझाती है। वो बताती है पूरी दुनिया 4 हिस्सों में बटी हुई है, ईस्ट ब्लू, वेस्ट ब्लू, नॉर्थ ब्लू और साउथ ब्लू। बीच में है रेड लाइन, एक पहाड़ी दीवार, और उसके बगल में है ग्रैंड लाइन जहां गोल्ड रेगर का खजाना वन पीस छुपा हुआ है। नामी को लगता है कि ये खजाना सिर्फ एक अफवाह है। अगर ऐसा कोई खजाना होता तो शायद अब तक मिल जाता। तभी अचानक उनकी शिप पर दूसरे लुटेरे हमला कर देते हैं। वो पूरी शिप पर एक ऐसी गैस छोड़ते हैं जिससे सब बेहोश होने लगते हैं। पर बेहोश होने से ठीक पहले लूफी एक ऐसा काम करता है जो सिर्फ वही कर सकता था। वो पूरा नक्शा निगल जाता है ताकि उसे कोई चुरा न सके। जब इनकी आँख खुलती है तो ये खुद को एक अजीब से सर्कस के बीच पाते हैं। चारों तरफ लोग डर के मारे बैठे हुए थे और उन्हें जबरदस्ती ऑडियंस बनाया गया था। तभी एंट्री होती है इस एपिसोड के मेन विलन बगी द क्लाउन की। बगी एक सन की जोकर है जिसे कब से उस नक्शे की तलाश थी। उसे गुस्सा इस बात का था कि जो नक्शा वो सालों से नहीं ढूंढ पाया वो इन तीनों ने आराम से चुरा लिया। बगी गुस्से में उनसे नक्शा मांगता है, लेकिन दूसरी तरफ नामी जो कि सिर्फ अपनी जान बचाने के बारे में सोच रही थी। तभी अचानक वो लूफी की प्यारी हेड को हवा में उछाल देती है। लूफी उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ लंबा करता है, जिसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और इसी हंगामे का फायदा उठाकर नामी वहां से भाग निकलती है। लेकिन बाहर का नजारा देखकर वो डर जाती है। बगी ने पूरा शहर को तबाह करके मासूम लोगों को अपना गुलाम बना लिया था। नमी उन्हें बचाना चाहती थी, पर बगी के आदमी दोबारा नामी को पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ शेल्स टाउन में एंट्री होती है वाइस एडमिरल ग्रैप की। यही वो इंसान है जिसने गोल्ड रेगर को पकड़ा था, जो कि पहले लुटेरों का बादशाह था, और वन पीस का खजाना भी उसी का था।
अब ग्रैब सिर्फ यहाँ एक ही मकसद के लिए आया था, लूफी और उस नक्शे को ढूंढना। हम वापस सर्कस में आते हैं। बगी लूफी को टॉर्चर कर रहा था ताकि वो नक्शा दे दे। तभी बगी की नजर लूफी की टोपी पर पड़ती है और वो पहचान लेता है कि ये टोपी शैंक्स की है। पहले पता चलता है कि बगी और शैंक्स कभी एक ही टोली में साथ हुआ करते थे, लेकिन बगी को लगता है कि शैंक्स ने उसे धोखा दिया। इसी वजह से वो शैंक्स और उसकी हर चीज से नफरत करता है। लूफी गुस्से में अपनी रस्सी तोड़ देता है और बगी पर हमला करता है। वो एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन बगी की गर्दन उड़कर अलग हो जाती है। सबको लगता है कि बगी मर गया, पर असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था। दरअसल बगी ने एक चोप चोप फ्रूट खाया था। जैसे बचपन में लूफी ने डेविल फ्रूट खा लिया था, वहीं पर बगी ने चोप चोप फ्रूट खाया था, जिसे खाकर वो अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े कर सकता है और उसे कोई भी तलवार काट नहीं सकती। और तभी बगी मौका देखकर लूफी को दोबारा बेहोश वाली गैस से बेहोश कर देता है। इधर ग्रैब कोबी से पूछताछ करता है। कोबी डर के बजाय सच बोल देता है कि कैसे लूफी ने उसे अलविदा से बचाया। ग्रैब कोबी की इस ईमानदारी से खुश हो जाता है और उसे अपने साथ लूफी को पकड़ने के मिशन पर ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ जोरो और नामी को भी बंदी बनाया गया था। वहीं बगी का खास आदमी कबेजे आता है। कबेजे और जोरो की पुरानी दुश्मनी है, क्योंकि जोरो ने उसके भाई को मारा था। कबेजो जोरो के ऊपर चाकू से हमला करता है। वो उसे डराने की कोशिश करता है। अब लूफी की आंख एक गिलास टैंक में खुलती है, जो धीरे धीरे समुद्री पानी से भर रहा था। हम जानते हैं कि डेविल फ्रूट ने उसे एक कमजोरी दी है। वो पानी में जाते ही अपनी सारी ताकत खो देता है। तभी बगी लूफी को एक ऑफर देता है। वो कहता है, मेरे साथी बन जाओ, मेरी टोली में शामिल हो जाओ। जब मैं वन पीस को ढूंढ लूंगा तो मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा और मैं लुटेरों का बादशाह बन जाऊंगा। लेकिन हमारा लूफी इतना सस्ता सौदा नहीं करता। वो साफ साफ मना कर देता है। गुस्से में बगी पानी की स्पीड बढ़ा देता है और लूफी धीरे धीरे डूबने लगता है। अब हम फिर से 10 साल पीछे जाते हैं। एक गुंडा मकीनों से बदतमीजी करता है और लूफी को मारने की धमकी देता है। तभी एंट्री होती है शैंक्स की। वो बड़े प्यार से उन्हें जाने को कहता है, पर वो गुंडा नहीं मानता। फिर क्या था, शैंक्स की टोली अपनी असली ताकत दिखाती है और पलक झपकते ही सारे गुंडे को ढेर कर देती है। लेकिन वो मेन गुंडा लूफी को एक छोटी सी बोट में लेकर समुद्र के बीच में भाग जाता है। अब वो उसे बीच में ले जाकर मारने की कोशिश ही करता है कि तभी अचानक समुद्र में से एक खौफनाक समुद्री मॉन्स्टर बाहर आता है। वो मॉन्स्टर उस गुंडे को एक ही बार में खा जाता है और लूफी समुद्र में गिर जाता है। और क्योंकि उसने डेविल फ्रूट खाया था तो वो पत्थर की तरह डूबने लगता है। सही समय पर शैंक उसे बचा लेता है, लेकिन वो मॉन्स्टर दोबारा हमला करता है। पर शैंक अपनी आंखों की ताकत से उसे डराकर भगा देता है। लेकिन जब लूफी शैंक्स के गले लगता है तब उसे एक दर्दनाक सच पता चलता है। लूफी की जान बचाने के लिए शैंक ने अपना एक हाथ खो दिया था। अब लूफी फूट फूट कर रोने लगता है, पर शैंक के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, क्योंकि उसने लूफी की जान बचा ली थी। हम वापस प्रेजेंट टाइम में आते हैं। लूफी पानी में डूब चुका है और बगी उसकी हेड के साथ खेल रहा था। दूसरी तरफ कपाजी जोरो को डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जोरो बिल्कुल भी नहीं डरता। जोरो यहाँ एक बहुत बड़ी बात कहता है, मुझे लूफी के प्लान पर नहीं बल्कि खुद लूफी पर भरोसा है। तभी नामी मौका देखकर कैपाजी को एक जोरदार लात मारती है और जोरो उसे अपने हाथों से बेहोश कर देता है। नामी अपनी वेपन से उस गिलास टैंक को तोड़ देती है और लूफी बाहर आ जाता है। लूफी को बचा लिया गया, पर वो होश में आते ही जोर जोर से खांसने लगता है। लेकिन तभी खांसी के साथ साथ वो ग्रैंड लाइन का नक्शा भी बाहर निकाल देता है, जो उसने पहले निगल लिया था। नक्शे को देखकर बगी बहुत खुश होता है, लेकिन जोरो बिना वक्त गवाए उस पर हमला कर देता है। पर यहाँ एक प्रॉब्लम थी। बगी के चोप चोप फ्रूट की वजह से उसे काटना नामुमकिन है। बगी अपने शरीर के टुकड़े करके सब पर हमला कर देता है और इसी बीच वो लूफी की सबसे प्यारी स्ट्रॉ हैट को काट देता है। बस अब लूफी का दिमाग घूम जाता है। अब वो और जोरो मिलकर बगी के अलग अलग बॉडी पार्ट्स को वहीं पर पड़े बक्सों के अंदर डालने लगते हैं और मौका देखकर नामी उन बक्सों को बंद करने लगती है, जिस कारण से कुछ ही देर में अब बगी का सिर्फ सर, हाथ और पैर ही बचे थे। लूफी गुस्से में कहता है, मैं लुटेरों का बादशाह बनकर ही रहूंगा, और एक जोरदार पंच मारकर बगी के सर को फुटबॉल की तरह दूर फेंक देता है।
जाने से पहले ये तीनों वहाँ के मासूम लोगों को आज़ाद करते हैं। दूसरी तरफ मरीन बेस में वाइस एडमिरल ग्रैप कैप्टन मॉर्गन को सबके सामने सजा सुनाता है। सजा इसलिए नहीं थी कि वो लूफी से हार गया, बल्कि इसलिए थी क्योंकि वो एक करप्टेड ऑफिसर था। ग्रैप अब लूफी को पकड़ने के लिए एक नई फौज बनाता है और उस फौज का एक मेंबर कोबी भी है। कोबी अब ऑफिशियली एक मरीन बन चुका था, जो कि उसका सपना था। इसी बीच हमें एक पुरानी याद दिखाई जाती है। जब शैंक्स गांव छोड़कर जा रहा था तो लूफी को समझ आ गया कि शैंक उसे अपने साथ क्यों नहीं लेकर जा रहा, क्योंकि वो अभी बहुत छोटा और शायद कमजोर था। लूफी शैंक से एक वादा करता है। वो कहता है, मैं भी आपकी तरह एक बेहतरीन टोली बनाऊंगा और लुटेरों का बादशाह बनूंगा। ये सुनकर शैंक इमोशनल हो जाता है। वो अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी हैट को लूफी को दे देता है और कहता है, जब हम दोबारा मिलेंगे तो तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर होंगे, तब तुम मुझे ये हैट वापस कर देना। अब ये सिर्फ एक टोपी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा वादा बन चुकी थी। कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है। हम देखते हैं कि नामी ने उसकी फटी हुई टोपी को फिर से सिल दिया था, जिसे देखकर लूफी बहुत ज्यादा खुश होता है और ये तीनों ग्रैंड लाइन की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन तभी एक बड़ा सच सामने आता है। नामी छुपकर किसी को कॉल करती है और बताती है कि ग्रैंड लाइन का नक्शा मेरे पास है। इसका यही मतलब है कि नामी लूफी को धोखा देने वाली है, पर किसके लिए, ये हमें आगे पता चलेगा। और इसी के साथ इसका दूसरा एपिसोड भी खत्म होता है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि इस चैनल पर ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ, अब चाहे वो मूवी हो, वेब सीरीज़ हो, हॉलीवुड की हो, मार्वल की हो, डजंट मैटर, अगर वो अच्छी होगी तो इस चैनल पर ज़रूर आएगी, ताकि आप सभी ऑडियंस को मज़ा आए। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती है तो मैं ये नहीं कहता कि इसे लाइक करो, कमेंट करो, ये तो बात की बात है, लेकिन इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसा ही माइंड ब्लोइंग कंटेंट आगे भी बनता रहेगा। मैं नहीं चाहता कि आप उसे मिस कर दे, तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब इसके थर्ड एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं सिरप विलेज से। पिछले 7 सालों से हर सुबह यूसुफ नाम का एक लड़का पूरे गांव में घंटा बजाते हुए चिल्लाता है, लुटेरे आ रहे हैं, लुटेरे आ रहे हैं। शुरुआत में तो पूरा गांव डर के मारे थर-थर कांपने लगता था, लेकिन 7 साल बीत गए हैं और आज तक एक भी लुटेरा नहीं आया। अब लोगों को समझ में आ गया था कि यूसुफ सिर्फ एक फेकू लड़का है, इसीलिए अब कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। दूसरी तरफ समुद्र के बीच लूफी अपना खुद का बनाया हुआ झंडा नामी को दिखाता है और गर्व से कहता है, आज से हमारी टोली का नाम होगा स्ट्रो हेड पायरेट्स। लेकिन जोरो और नामी उसे याद दिलाते हैं कि भाई, हम तुम्हारी टोली का हिस्सा नहीं है। लेकिन लूफी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। तभी जोरो देखता है कि उनकी छोटी सी बोट में पानी भरने लगा है। नामी तुरंत अपने छुपाया हुआ सामान बचाने के लिए नीचे भागती है, लेकिन तभी उसे एक बड़ा झटका लगता है। पानी की वजह से उसका टंटन मूशी, जो कि एक कम्युनिकेशन डिवाइस होता है, वो खराब हो चुका था। मतलब अब वो अपने लोगों से कांटेक्ट नहीं कर सकती। लूफी कहता है कि हमें एक असली और बड़ी शिप चाहिए होगी। तो नामी नक्शे में देखकर बताती है कि पास ही जीको आइलैंड है, जहाँ पर एक अच्छा शिपयार्ड भी है। अब सीन सीधा शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ग्रिप की बैटल शिप को। कोबी और हेलमेपो रस्सी बांध रहे होते हैं। कोबी देखते हैं कि हेलमेपो ने गांठ ठीक से नहीं बांधी, तो वो उसे सही कर देता है। हेलमेपो, जो कि खुद को सीनियर समझता है, वो कोबी को डांटता है। तभी वहाँ वाइस एडमिरल ग्रैप आता है। हेलमेपो को लगता है कि ग्रैप कोबी की क्लास लेगा और उसे खूब डांटेगा, लेकिन ग्रैप तो कोबी की तारीफ करता है। ग्रैप को पता है कि कोबी के पास लुटेरों का एक्सपीरियंस है, इसीलिए वो कोबी को अपने पास बुलाता है। दोनों एक बोर्ड गेम खेलते हैं, जहाँ ग्रैप हर बार कोबी को हरा रहा था, लेकिन वो एक बहुत ही बड़ा लेसन देता है। ग्रैप कोबी से कहता है, सिर्फ बचने से काम नहीं चलेगा, लुटेरों को हराने के लिए हमला करना पड़ेगा और तुम्हें ये सीखना होगा। तभी खबर आती है कि लूफी की पुरानी नाव और झंडा मिल गया है, मतलब वो जीको आइलैंड की तरफ गए हैं। ग्रैप तुरंत वहां जाने का ऑर्डर देता है और कोबी को उनका सीनियर बना देता है और आइलैंड पर भेज देता है। इधर ऑरेंज टाउन में बगी अपनी बॉडी पार्ट को डब्बों के बॉक्स से बाहर निकाल कर सेट कर रहा होता है। तभी वहाँ एक अजीब सा फिशमैन आता है। फिशमैन का मतलब होता है आधा इंसान और आधी मछली। वो बताता है कि उसका बॉस अर्लोंग बगी से मिलना चाहता है। बगी इसे हल्के में लेता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है, पर वो फिशमैन बड़े आराम से एक ही बार में बगी को बेहोश कर देता है।
जब बगी की आंख खुलती है तो उसके सामने खड़ा होता है अर्लोंग, ईस्ट ब्लू का सबसे खतरनाक और ताकतवर लुटेरा। अर्लोंग गुस्से में होता है क्योंकि बगी ने ओरेंज टाउन को लूटा, पर अर्लोंग को उसका हिस्सा भी नहीं दिया। अब बगी के पास तो कुछ बचा ही नहीं था, तो वो अपनी जान बचाने के लिए लूफी का सौदा कर लेता है। वो अर्लोंग को बताता है कि लूफी के पास ग्रैंड लाइन का नक्शा है जहाँ पर वन पीस है। ये सुनकर अर्लोंग मान जाता है और बगी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अब लूफी के पीछे 3 बड़े और खतरनाक दुश्मन पड़ गए थे, अर्लोंग, बगी और ग्रैब, जो कि पहले भी एक लुटेरों के बादशाह को पकड़ चुका है। और सिर्फ यही तक नहीं, नामी भी उसे धोखा दे रही है और ये पता नहीं कि वो किसके लिए क्या काम करती है। खैर, दूसरी तरफ लूफी, जोरो और नामी पहुंचते हैं सिरप विलेज में। यहाँ सिर्फ शिप बनाने का काम होता है। लूफी को वहाँ एक सुंदर और बहुत बड़ी शिप पसंद आ जाती है जिसके आगे एक भेड़ का सिर बना हुआ था। नामी और जोरो उसे चुराने का प्लान बनाते हैं, पर लूफी साफ मना कर देता है। वो कहता है, हम चोरी नहीं करेंगे, हम इसे खरीदेंगे। वही इनकी मुलाकात होती है यूसुफ से, जो उसी शिप पर काम कर रहा था। लूफी यूसुफ से शिप खरीदने की बात करता है, लेकिन यूसुफ मना कर देता है। वो कहता है कि ये सारी शिप हमारी मालकिन की है, जो कि मेरी दोस्त भी है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें उनसे मिला सकता हूँ। अब इसीलिए यूसुफ के कहने पर ये सभी निकल जाते हैं यूसुफ की एक अमीर दोस्त के घर। यूसुफ उन्हें एक बहुत बड़े महल के पास ले जाता है, लेकिन ट्विस्ट ये होता है कि यूसुफ महल के पीछे के रास्ते से घुस रहा था, जिसे देखकर नामी और जोरो समझ जाते हैं कि ये आदमी बहुत बड़ा फेंकू है। वहाँ के 2 नौकर, शाम और बूची, उन्हें भगाने की कोशिश करते हैं, पर तभी महल की असली मालकिन काया और उसका बटलर क्लैडोर वहां आ जाते हैं। काया का आज 18वां बर्थडे होता है। वो सबको डिनर पर इनवाइट कर देती है। क्लैडोर को ये गरीब लोग पसंद नहीं आते और इसीलिए वो उन्हें नहा धोकर साफ कपड़े पहनने को कहता है। अब जोरो को लगता है कि शायद उसने पहले भी क्लैडोर को कहीं देखा है। इसी बीच यूसुफ चुपके से काया के कमरे में जाता है और उसे एक पत्थर देता है और कहता है कि ये एक अनमोल मोती है। वो उसे अपनी झूठी एडवेंचर की कहानी सुनाने लगता है। बेचारी बीमार काया ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। काया को एक अजीब बीमारी है जिसके लिए वो हमेशा एक ग्रीन टी पीती रहती है। डिनर पर उनका लॉयर मैरी भी आता है, जो काया के पेरेंट्स के बाद उनका पूरा बिजनेस संभालता था। डिनर के वक्त लूफी को मौका मिलता है अपनी बात रखने का। लूफी बिना हिचकिचाए सीधा सीधा काया को बताता है, हम लुटेरे हैं और हमें तुम्हारा वो जहाज चाहिए। यहीं पर लूफी सबको अपना सपना बताता है कि वो ग्रैंड लाइन जाएगा और वन पीस ढूंढ कर लुटेरों का बादशाह बनेगा। काया कुछ बोल पाती उससे पहले ही उसे जोर की खांसी उठती है। बटलर क्लैडोर तुरंत बीच में आता है और लूफी और उसके दोस्तों को बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर काया का दिल वाकई में बहुत बड़ा होता है। वो उन्हें रात वहीं पर गुजारने की इजाजत दे देती है। क्लैडोर को गुस्से में ये बात माननी पड़ती है। उस रात जब सब सो रहे होते हैं, महल के बेसमेंट में एक खौफनाक साजिश चल रही होती है। मैरी, जो कि काया का आज तक सारा बिजनेस संभालता आया है, उसे पता चल जाता है कि क्लैडोर काया की सारी जायदाद अपने नाम करवाना चाहता है। मैरी वहां से भागने की कोशिश करता है, पर क्लैडोर की स्पीड इतनी तेज होती है कि वो पलक झपकते ही उसके पीछे पहुंच जाता है। यहाँ पर क्लैडोर का असली रूप सामने आता है। वो अपनी उंगलियों से लंबे लंबे ब्लेड्स निकालता है और मैरी को बेरहमी से मार देता है। बेचारा मैरी वहीं पर मर जाता है। इसी बीच भूख के मारे लूफी और जोरो किचन की तरफ निकल पड़ते हैं, जहाँ उन्हें यूसुफ मिलता है। यूसुफ उन्हें बताता है कि काया के माँ बाप समुद्र में डूबकर मर गए थे, इसीलिए वो अकेली है। बातों ही बातों में यूसुफ अपने पिता के बारे में भी बताता है, जो कि एक लुटेरे थे और बचपन में ही उसे छोड़कर चले गए थे। लूफी को तब ये एहसास होता है कि यूसुफ के पिता और कोई नहीं बल्कि यूसुफ है, जो लूफी के हीरो शांग की टीम में एक शानदार शूटर है। और यहीं पर मुझे ये रियलाइज होता है कि दुनिया वाकई में ही छोटी है। लोग बार बार एक दूसरे से टकराते रहते हैं। दूसरी तरफ नामी अपनी पुरानी आदत से बाज नहीं आती। वो महल में घूमती हुई कीमती चीजें अपने बैग में भर रही होती है, मतलब वो चोरी कर रही होती है, पर गलती से वो काया के कमरे में घुस जाती है। काया उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है, पर वो गुस्सा नहीं होती। काया इतनी भोली होती है कि वो नामी की चोरी का बुरा नहीं मानती, बल्कि वो कहती है कि मुझे वैसे भी दान करना पसंद है। शुरू में नामी काया के कमरे में फंस गई थी, पर
पर दोनों के बीच बातें होती हैं और दोनों शायद एक दूसरे के अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। काया बताती है कि अपने पेरेंट्स को खोने के बाद वो अक्सर बीमार रहने लगी है और बटलर कैलाडोर उस पर बहुत बार दबाव डालने की कोशिश भी करता है। नामी को काया पर तरस आता है और वो उसे सलाह देती है कि उसे किसी के भी इशारों पर नाचने की कोई जरूरत नहीं है, जो तुम्हारा दिल चाहे तुम वो करो। और फिर नामी वहां से निकलने लगती है, लेकिन नामी का दिल अब पिघल जाता है और वो चोरी किया हुआ सारा सामान वापस अपनी जगह पर रख देती है। असली हंगामा तब शुरू होता है जब जोरो और यूसुफ तहखाने में ड्रिंक ढूंढने जाते हैं। वहां उन्हें मिलती है मैरी की लाश। तभी अंधेरे से निकलता है क्लाडोर अपने उन नुकीले चाकू वाले पंजों के साथ। जोरो को तुरंत याद आता है ये कोई बटलर नहीं बल्कि खतरनाक लुटेरा कैप्टन कूरो है। दुनिया को लगता है कि कैप्टन मॉर्गन ने कैप्टन कूरो को मार दिया, मगर कैप्टन कूरो ने अपनी मौत का एक झूठा दिखावा किया ताकि वो काया की सारी जायदाद हड़प सके। जोरो अपनी तलवार निकालता है, पर कूरो की स्पीड बिजली से भी तेज होती है। यहीं पर मौका देखकर नौकर शाम जोरो के सर पर बोतल मारकर उसे बेहोश कर देता है, लेकिन यूसुफ वहां से जान बचाकर भागकर पूरे गांव में चिल्लाता है, कूरो जिंदा है, ब्लैक कैट का लुटेरा वापस आ गया, हम गांव वाले खतरे में हैं। लेकिन वही पुरानी कहानी की तरह गांव वाले उसे फेंकू समझकर उसकी बात पर यकीन नहीं करते। यूसुफ जो बचपन में झूठ बोला करता था वो उसके लिए अब बहुत ही ज्यादा खतरनाक बन गया था। यूसुफ बचपन में ये झूठ इसलिए बोलता था ताकि अपनी बीमार माँ का वो दिल बहला सके, ताकि उसकी बीमार माँ को लगे कि उसके पिता यूसुफ उसे लेने आ रहे हैं। मगर आज जब वो सच बोल रहा है तो कोई भी उसकी मदद करने को तैयार ही नहीं है। अब वो नौकर कैलाडोर के कहने पर जोरो और मैरी की बॉडी को एक सूखे कुएं में फेंक देता है। दूसरी तरफ यूसुफ बिल्कुल टूट चुका होता है, पर तभी अंधेरे से एक आवाज आती है, मैं तुम्हारी बात पर यकीन करता हूँ, ये कोई और नहीं बल्कि हमारा कोबी होता है। अब क्या कोबी और यूसुफ मिलकर कैप्टन कूरो को रोक पाएंगे और लूफी कहाँ गायब हो गया? यहीं पर इसका तीसरा एपिसोड खत्म होता है। अब जरा सोचिए, पूरी दुनिया से इंसान गायब हो जाए और अचानक अजीब गेम खेलने लगे। मामूली या आसान गेम नहीं बल्कि ऐसे गेम जिसमें हार का मतलब मौत है। अब एक लड़का अपने दो दोस्तों के साथ एक ऐसी दुनिया में फंस जाता है जहां जीने के लिए मौत के खतरनाक गेम खेलने होंगे और हर गेम पिछले गेम से ज्यादा खतरनाक होगा। अब ये तीनों काफी गेम खेलते हैं, पर ये क्या जीत कर जिंदा रह पाएंगे या फिर ये पहले ही गेम में मर जाएंगे? और क्या इस दुनिया में जाने के बाद कोई वापस भी आया या फिर नहीं? और क्या है इस दुनिया का राज? ये सब जानने के लिए जो वीडियो स्क्रीन पे शो कर रही है उस पर क्लिक करो और वीडियो का मजा लो। बाकी इस वीडियो में वन पीस के हमने 3 एपिसोड कवर कर लिए। पूरा सीजन एक ही वीडियो में कवर करना नामुमकिन है। इसका पार्ट 2 अगर जल्दी चाहिए तो कमेंट को पार्ट 2 से भर दो। जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उतनी ही ज्यादा कोशिश होगी वीडियो जल्दी लाने की। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। इसका पार्ट 2 बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और थैंक यू फॉर वॉचिंग।